गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर फिफ्थ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। सबसे पहली चीज कि हम अपने चारों तरफ अगर देखें तो बहुत से टाइप के पेड़ पौधे, ग्रासेस वगैरह सब कुछ दिखते हैं, लेकिन उसी को क्लासिफाई की जाती है। इस नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर में हम यही समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग ने अपने जो है यूज के अकॉर्डिंग या अपने रहने के अकॉर्डिंग जहां भी रह रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसने क्या किया है कि वेजिटेशन के क्लासिफिकेशन करके, वेजिटेशन को क्लासिफाई करके और उसे समझने का प्रयास किया है कि किस जगह पे किस तरह का वेजिटेशन पाया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग उसने जो है इसे क्लासिफाई किया है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि सबसे पहले इंडिया की बात करें तो आप इंडिया में देखेंगे कि एक नहीं कई प्रकार के आपके वहाँ क्या है वेजिटेशन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सिचुएशन है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि जो हमारी लोकेशन है, इंडिया की जो लोकेशन है और यहाँ का जो रिलीफ फीचर्स है या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्सिटी, आपको वेजिटेशन में डाइवर्सिटी देखने के लिए इसी वजह से आपको मिलता है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको जैसे डिजर्टेड रीजन भी देखने के लिए मिलेगा, वहां का भी वेजिटेशन देखने के लिए मिलेगा। अपने वहां अगर देखा जाए यूपी में या बिहार में या इधर के साइड में, तो आपको डेसिडस फॉरेस्ट भी, मतलब आपके वहां का जो वेजिटेशन है वो अलग टाइप का है। माउंटेनस रीजन है वहां पे अलग टाइप का होगा, कोस्टल रीजन है वहां पे अलग टाइप का होगा। इस टाइप से अगर हम देखें तो जो हमारे वहाँ का सिचुएशन है वही डाइवर्सिटी क्रिएट करता है, यानी वेजिटेशन में, नेचुरल वेजिटेशन में वही डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। और जिस टाइप का नेचुरल वेजिटेशन होगा उसी टाइप का वहाँ का वाइल्ड लाइफ होगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कहीं न कहीं इसी आपके नेचुरल वेजिटेशन पे ही डिपेंड करता है, तो वहां पे उसी टाइप का होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम कहते हैं डिजर्टेड रीजन, एक एग्जांपल देते हैं। डिजर्टेड रीजन में देखा जाए तो वहां पे क्या होगा, आपको वहां पे डिजर्टेड एरिया है जहां पे वेजिटेशन कम होगा, वाटर की सप्लाई कम होगी, तो उसी वजह से वहां का एनिमल्स भी क्या होगा, आप जैसे देख लीजिए कैमल्स वहीं ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वो वाटर स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। तो इस टाइप से अगर हम देखें तो ये कहीं न कहीं वहां का सिचुएशन ही ये बताता है, ये क्रिएट करता है कि वहां का वाइल्ड लाइफ कैसा होगा। तो नेचुरल वेजिटेशन, रिलीफ फीचर्स वगैरह वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है, अभी हम उस पर भी आगे डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें कि वहां का वाइल्ड लाइफ कहीं न कहीं डिपेंड करता है किस पे, वहां के नेचुरल वेजिटेशन पे। अब आते हैं, पहले हम यहाँ से डिस्कस करते हैं अपने इंडिया की बात करें तो डाइवर्सिटी आपको इंडिया में बहुत ज्यादा देखने के मिलती है, और इसी डाइवर्सिटी की वजह से आप देखेंगे कि आपके पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले प्लेसेस चूज किए गए हैं या बनाए गए हैं, जिसमें से इंडिया भी एक अपना अस्तित्व रखता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसीलिए लिख दिया हमने कि आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, यानी कि 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाली कंट्रीज में, मेगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि उन जगहों को रखा जाएगा वहां पे जहां पे वेजिटेशन में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं देखने के लिए मिलेंगी। उन्हीं जगहों को इस 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में रखा गया है, जिसमें इंडिया का भी एक प्लेस है। इन्हीं 12 में से एक इंडिया भी मायने रखता है ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले प्लेस हैं, जिसमें से इंडिया का भी एक स्टेटस बनता है। देखिए क्यों बनता है, विथ 47,000 प्लांट्स स्पेसीज इन इंडिया ऑक्युपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। यानी अगर हम प्लांट की बात करें तो हमारे वहां स्पेसीज जो है इसकी, ठीक है ना, यानी इसकी वैरायटी जो है वो प्लांट की, वो अगर प्लांट की ही बात कर लें तो केवल 47,000 प्लांट्स पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग स्पेसीज के। 47,000 प्लांट स्पेसीज आपके इंडिया में पाए जाते हैं।
इसी 47,000 प्लांट स्पेसीज अलग अलग वैरायटी होने की वजह से आपको ये देखने के लिए मिलता है कि आपका जो प्लेस है वर्ल्ड में वो क्या है, वो 10th प्लेस पे है आप। यानी आपका प्लेस क्या है, वो 10th प्लेस है। और अगर एशिया में इसी की बात करें तो आपका नंबर बनता है 4th। यानी अगर वर्ल्ड के अलावा अगर हम केवल अपने एशिया में बात कर लें तो एशिया में आपका पोजीशन 4th पोजीशन पे सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी वाले प्लेस के रूप में आप जाने जाते हैं। यानी यहाँ पे 47,000 प्लांट स्पेसीज पाए जाने की वजह से आपका जो पोजीशन है वो क्या है, वो 4th इन एशिया एंड 10th इन वर्ल्ड जाना जाता है। देयर आर 15,000 flowering plants in India which account for 6% in the world। अगर देखा जाए तो इसी प्लांट स्पेसीज में 47,000 प्लांट स्पेसीज में केवल 15,000 टाइप के तो फ्लावरिंग प्लांट पाए जाते हैं, यानी फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और तो अलग रख लीजिए, यानी इस 47,000 में 15,000 टाइप के तो केवल प्लांट ये आपके फ्लावर के ही हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि पूरे वर्ल्ड के फ्लावर प्लांट का 6% मायने रखता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, इंडिया ऑल्सो हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनिमल्स की, चूंकि ये एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं किस पे, इस प्लांट पे। यानी यहाँ पे हम देखें तो इंडिया अगर देखा जाए तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, यानी इंडिया के पास कितने हैं, 90,000 स्पेसीज आपके केवल एनिमल्स के हैं, जिसमें फिशेस भी काउंट की जाएंगी। यानी फिश भी इसमें काउंट किया जाता है इस 90,000 वेराइटी में। तो 90,000 स्पेसीज में आप देखेंगे कि फिश की वैरायटी भी है, और इस फिश की वैरायटी को इंक्लूड करके उसमें भी फिश किस टाइप की, मैरिन एंड सैलिन वाटर सभी टाइप के, यानी कि खारे पानी में रहने वाले या जो भी है, जिस भी टाइप का या फ्रेश वाटर में रहने वाले सबको काउंट करते हैं इसमें। और वो आपके अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पेसीज यहाँ पे आपके इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नेचुरल वेजिटेशन होगा उसी टाइप का उस प्लेस का क्या होगा, आपका देखेंगे कि वहां का एनिमल्स भी उसी टाइप के वेजिटेशन पे डिपेंड करेगा और उसी टाइप का होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके इंडिया में 90,000 स्पेसीज किसके, एनिमल्स के हैं। इसी वजह से आप मेगा बायोडायवर्सिटी में काउंट किए जाते हैं, इसी प्लांट्स और एनिमल्स के वैरायटी की वजह से। अब आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, ये तो रही अभी हमने इंडिया का स्टेटस बताया कि वेजिटेशन में इंडिया का स्टेटस क्या है पूरे वर्ल्ड में या एशिया में। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे कि प्लांट्स में थोड़ा सा हम और चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं, जैसे एक वर्ड आया है वर्जिन वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन क्या है ये समझिए। वर्जिन वेजिटेशन में विच हैज grown naturally without human aid and has been left undisturbed by human for a long time। यानी अगर देखा जाए तो प्राचीन समय से ही या एंशियंट टाइम से ही ऐसे प्लांट्स या ऐसे वेजिटेशन जिनको ह्यूमन बीइंग ने टच न किया हो या ह्यूमन बीइंग का इंटरफेरेंस उसमें न रहा हो, उन सभी वेजिटेशन को हम क्या कहते हैं, वर्जिन वेजिटेशन के नेम से जानेंगे। क्योंकि आज के डेट में देखिए हाई आइल्डिंग वेराइटी सीड्स वगैरह आ गए हैं, और हाई आइल्डिंग वेराइटी सीड्स या हाई आइल्डिंग वेराइटी प्लांट जो भी हैं उनमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एड है, यानी ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वनेस उसमें है। उसको कट करके उसमें उसके ब्रीड चेंज करके ये सारे प्रोसेस आपने अपनाए हैं, जिसकी वजह से उसकी वैरायटी हम क्या कर सकें, सुधार सकें, और उसको जो है और ज्यादा उसमें जो है उसका ग्रोथ रेट और बढ़ा सके, उसका फर्टिलिटी और ज्यादा हो जाए। इसी की वजह से हमने क्या किया, उसके जो नेचुरल उसका जो
प्रोसेस था या नेचुरल प्रोसेस में जो वो था उसको चेंज करके हमने क्या किया, अपने यूज में लिया है। तो इस टाइप से अगर देखें तो वर्जिन वेजिटेशन वो है जिसमें हमने ये सब कार्य ना किया हो, यानी ह्यूमन बीइंग अपने स्वार्थ के लिए उसको डिस्टर्ब न किया हो, आज भी वो अपने प्राचीनतम अवस्था में हो, यानी अपने उसी रूप में हो जिस रूप में पहले होता था। जैसे उसमें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बैनियान है, पीपल है, इनमें हमने देखा है चूंकि ये ह्यूमन बीइंग के लिए कोई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं, बेनिफिशियल केवल ऑक्सीजन के दृष्टिकोण से होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके फल का या फूल का या इससे जो प्रोडक्शन होता है, जो भी इसकी चीजें प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे यूज के नहीं होते हैं। इसमें कोई ऐसा फल या वो नहीं लगता है जिसको हम जिसको अपने यूज में ले सकें। इसी वजह से इसे अनटचेबल रखा गया है। आज भी देखिए पीपल उसी अवस्था में है जैसे पहले पाया जाता था, बड़ा वृक्ष होता है वैसे ही होता है, बैनियान भी उसी टाइप का होता है। तो आप इसको देख करके खुद अपने समझ सकते हैं कि वो नेचुरल अपने प्रोसेस में है या फिर नेचुरल रूप में ही है अभी भी, उसमें कोई जो है चेंजेस नहीं आए हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, उन सभी को हम वर्जिन वेजिटेशन कहेंगे, ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज इसी में, नहीं तो फिर बाकी क्या है, बाकी वर्जिन नहीं रह जाते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इंडोजेनस और एंडेमिक। इंडोजेनस और एंडेमिक क्या है इसको समझिए। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, यानी अब ध्यान से समझिएगा ये क्या था, इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा, यानी विदाउट ह्यूमन एड के ये क्या हो रहा है, ये अपने नेचुरल प्रोसेस से ग्रो किया और नेचुरल फॉर्मेट में ही आज भी है, तो वो वर्जिन हो गया। लेकिन अब हम थोड़ी सी इंडिजिनस और एंडेमिक की बात करें तो इसमें आपको देखने के लिए ये मिलेगा कि ऐसे वर्जिन वेजिटेशन जिनका जो है वो क्या है, जो प्योरली इंडियन है, जो क्या है प्योरली इंडियन है, जिनका उद्भव ही भारत में हुआ हो, जो बाहर से ना लाए गए हों, वो सभी क्या है, वो सभी आपके इंडिजिनस और एंडेमिक कहे जाते हैं। जो बाहरी ना हो, जैसे अब आप कहते हैं यूकेलिप्टस, एक एग्जांपल देते हैं, यूकेलिप्टस तो ये चाइना से आया हुआ है, इसका जो उद्भव क्षेत्र है या फिर जिसका जन्म स्थली जो है प्योर, वो इंडिया नहीं है, वो क्या है, वो चाइना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम इंडिजिनस और एंडेमिक नहीं कह सकते हैं। ये एंडेमिक नहीं है, वो क्या है, वो एक्सोटिक बोला जाएगा। यूकेलिप्टस को आप एक्सोटिक बोल सकते हैं क्योंकि वो क्या है, वो चाइना से आया है। लेकिन बाकी जैसे बैनियान है, पीपल है, ये क्या है, ये हमारे इंडिया का ही उद्भव है, ये बाहर से नहीं लाया गया है। तो ये क्या हो जाएंगे। अब जैसे एक और देते हैं आपको एग्जाम्पल, जैसे आप टी क्रॉप आप उठा के देखिए तो ये भी इंडियन नहीं है। कॉफी क्रॉप करिए तो वो भी इंडियन नहीं, ये आपका यमन से आया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडियन और एंडेमिक और एग्जॉटिक में यही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, एंडेमिक वो है जो वर्जिन वेजिटेशन है, यानी कि जो नेचुरल फॉर्मेट में भी हो और जो क्या हो, प्योरली इंडियन हो, जो भारतीय हो पूर्ण रूप से, यही उसका उद्भव हुआ हो, वो क्या हो जाएगा, वो वर्जिन वेजिटेशन क्या कहा जाएगा, एंडेमिक कहा जाएगा। अब एक्सोटिक की बात करते हैं, ऐसे प्लांट्स या ऐसे वेजिटेशन जो क्या किए गए हो, बाहर से लाए गए, जैसे दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट, यानी कहां से, आउटसाइड इंडिया, यानी बाहर से लाया गया हो, इंडिया के बाहर से। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, टी है वो भी बाहर से आया है, या कॉफी है ये यमन से आया हुआ है, वो भी बाहर से आया है, यूकेलिप्टस है वो भी बाहर से आया है। तो ये सभी क्या है, ये एक्सोटिक में आपके आ जाएंगे, ये एक्सोटिक प्लांट के रूप में जाने जाएंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे बात करते हैं। दो फीचर्स फ्लोरा एंड फाउना बार बार यूज किए जा रहे हैं कि फ्लोरा क्या है, फाउना क्या है। तो फ्लोरा जब भी हम डिफाइन करेंगे तो ये थोड़ा सा आप जरूर लिखिएगा, इट इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यहां जरूर ये वर्ड जरूर होना चाहिए, ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, यानी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे। जैसे हम कह दें कि ये नहीं कह सकते कि आप पूरा जो है इंडिया का एक ही फ्लोरा आप कह दिया, हाँ इंडिया में जो भी वेजिटेशन हो सब फ्लोरा है, ऐसे नहीं कहेंगे। जब भी कहेंगे तो पर्टिकुलर रीजन जरूर लगाएंगे। जैसे अब क्या होता है कि हिमालयन सीरीज में चले जाइए तो वहां पे आपको क्या हो जाएगा, वहां टुंड्रा वेजिटेशन,
ठीक है, माउंटेनस रीजन होने की वजह से क्या होगा, टुंड्रा वेजिटेशन पाया जाएगा। तो वहां का वो पार्टिकुलर रीजन यानी माउंटेनस रीजन का जो पार्टिकुलर रीजन है वो क्या हो जाएगा, वहां का वेजिटेशन डिफरेंट होगा। डिजर्टेड एरिया में चले जाएंगे तो वो पर्टिकुलर रीजन यानी डिजर्टेड, केवल डिजर्टेड हम बात करेंगे, तो वहां का पर्टिकुलर रीजन का क्या हो जाएगा, वेजिटेशन डिफरेंट हो जाएगा या वहां के प्लांट डिफरेंट हो जाएंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे, वो एक पर्टिकुलर रीजन हो गया। डेसिडस फॉरेस्ट वाले रीजन को क्या कहेंगे, वो एक पर्टिकुलर रीजन अलग हो गया। कोस्टल रीजन में वो अलग हो जाएगा। इस टाइप से अगर देखेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपको यहाँ पे ये वर्ड यूज करना है कि इट इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, यानी एक पर्टिकुलर रीजन या वहां के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की भी बात कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में भाई चेंज होता रहता है ना, कि अभी प्लांट्स किसी और टाइप का है फिर प्लांट चेंज हो गया, तो ये भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पर्टिकुलर रीजन और पीरियड की बात करेंगे कि वहां पे उस अवस्था में किस टाइप का प्लांट पाया गया। वो सभी प्लांट्स को हम काउंट करके क्या कहेंगे, उस पर्टिकुलर रीजन का फ्लोरा हम कहेंगे, वो वहां का फ्लोरा है। फाउना की बात कर लें, सेम वही प्रोसीजर होगा सिमिलरली, इसीलिए वर्ड यूज किया गया है द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू फाउना, यानी उस पर्टिकुलर रीजन का, जिस पर्टिकुलर रीजन के फाउना की बात की है उसी पर हमने कहा था ना कि यहाँ के एनिमल्स उसी टाइप के वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं, उसी टाइप के पाए जाते हैं। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम डिजर्टेड एरिया में जाएंगे तो वहां पे कैमल्स पाए जाएंगे, तो वहां का अगर देखा जाए तो फाउना क्या हो जाएगा, वहां का जो मेन एनिमल्स होगा उस पर्टिकुलर रीजन का वो क्या हो जाएगा, वो कैमल हो जाएगा। और भी पाए जाते हैं। ऐसे ही अभी आप चले जाइए वेस्ट बंगाल की साइड, तो वहां पे रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं, वो बाकी जगहों पे नहीं पाए जाते हैं। तो वहां क्योंकि फिर अगर उधर असम रीजन में चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट, तो वहां पे आपको राइनोज पाए जाएंगे, वन और राइनोज। अब यहाँ पे बात ये आएगी, वन और राइनोज और पूरे आपके इंडिया में और कहीं नहीं पाए जाते, उसी रीजन में पाए जाते। काजीरंगा जो आपका क्या है नेशनल पार्क है वहां पे। तो ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर वर्ड यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आर रेफर टू फाउना, यानी उस पर्टिकुलर रीजन का जो एनिमल्स का स्पेसीज होगा वो क्या कहा जाएगा, वो फाउना के नेम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहिएगा तो जोड़ लीजिएगा, द स्पेसीज ऑफ एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर रेफर टू फाउना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि इस फ्लोरा और फाउना को इफेक्ट कौन करता है, या फिर कह लीजिए किस टाइप का फ्लोरा होगा, किस टाइप का फाउना होगा, ये कौन किस आधार पे डिसाइड होता है। तो वो आधार बनता है, यहाँ पे हम देखें कि रिलीफ फीचर्स जो होते हैं वो आपको डिसाइड करते हैं। जैसे लैंडफॉर्म, पहला आता है लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म में अगर देखें कि किस टाइप का लैंडफॉर्म है, फर्टाइल है, अनफर्टाइल है, डिजर्टेड है, ठीक है, माउंटेनस है, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि वहां का फाउना कैसा होगा, वहां का फ्लोरा कैसा होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए माउंटेनस रीजन में जाएंगे तो वहां पे आपका टुंड्रा वेजिटेशन हो जाएगा, यानी ग्रास लैंड मिलेगा जब टॉप लेवल पे जाएंगे। अगर निचले स्तर पे है माउंटेन रीजन में तो आपको माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे, जहां पे कॉनिकल ट्रीज ज्यादातर मिलती हैं, तो वहां का फाउना भी उसी टाइप का होगा। वहां पे लॉयंस वगैरह पाए जाते हैं, टाइगर्स पाए जाते हैं, इस टाइप के बियर पाए जाते हैं। फिर वहां पांडा, रेयर केस में पांडा भी पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये रिलीफ फीचर जो आपका लैंड फॉर्म है जिस टाइप का होगा उस टाइप का वहां ठंडा प्रदेश होता है, चूंकि हाई अल्टीट्यूड होती है। हाई अल्टीट्यूड पे जाते ही क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, जिसकी वजह से वहां पे उस टाइप का लॉन्ग हेयर वाले जो भी होंगे आपके क्या होंगे, एनिमल्स पाए जाएंगे। दूसरा सॉइल क्वालिटी, फर्टाइल होगा तो ये श्योर है कि वहां पे वेजिटेशन बहुत डेंस होगा, यानी डेंसली फॉरेस्टेड रीजन होगा। अगर बहुत फर्टिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, डेसिडस या इस टाइप की आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, थोड़ा सा कम डेंसफुल होंगे, इस टाइप का डेंसिटी उनकी कम होगी। इस टाइप का अगर देखा जाए तो सॉइल क्वालिटी भी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है कि किस टाइप का वेजिटेशन होगा, और जिस टाइप का वेजिटेशन होगा उसी टाइप का आपका एनिमल्स यानी फाउना भी पाया जाएगा, जैसा फ्लोरा वैसा फाउना। अब आ जाते हैं कि ये तो रिलीफ फीचर्स हैं, इसी में हम क्लाइमेट की बात कर लें तो क्लाइमेट में बात करेंगे टेम्परेचर की। अब देखिए
टेम्परेचर बढ़ता घटता है किस टाइप से आपको पता है कि सन के अकॉर्डिंग जैसे सन की लाइट पड़ेगी उसी अकॉर्डिंग टेम्परेचर कम या अधिक होता है। अब जैसे हम अभी अभी बात किए हैं कि अगर आप माउंटेन फॉरेस्ट की बात करें तो कोनिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्नोफॉल होने लगती है, टेम्परेचर डाउन होता है, स्नोफॉल होने लगती है। जब स्नोफॉल होगा तो ये श्योर है कि वहां पे जो अगर स्नोफॉल हो रहा है तो अगर ब्रांचेज ऐसे डायरेक्ट सीधी सीधी ब्रांचेज होंगी तो वहां पे क्या होगा, वो टूटने का डर ज्यादा रहता है, क्योंकि वो स्नोफॉल होने से उनका लोड बढ़ेगा और वो टूट के नीचे आ जाएंगी। इसीलिए वहां पे कॉनिकल ट्रीज ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं। इसीलिए वहां पे पूरा जो फॉरेस्ट रीजन है माउंटेन फॉरेस्ट वो कॉनिकल ट्रीज का ही ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज ग्रास लैंड हो जाती है हाई पीक पॉइंट पे जाने पे। तो अगर देखा जाए तो क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता है कि वो ग्रो नहीं कर पाती हैं और वो बहुत ऊंचाई तक ना जाकर के ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी टुंड्रा वेजिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो वहां टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अभी यहाँ नीचे आ जाइए नॉर्दर्न प्लेन रीजन में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वेजिटेशन अच्छा खासा मिलेगा। यहाँ पे जो भी ट्रीज हैं उनके ब्रांचेस क्या होंगे, पूरा स्प्रेडेड होंगे, फैले हुए होंगे। अभी आप यहाँ से चले जाइए नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में, वेस्ट बंगाल और उधर सुंदरबन डेल्टा में, तो वहां पे जो आपको मिलेगा वहां पे ऊंचाई उसकी जो है क्या होगी, आप देखें एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन जो है या कोस्टल रीजन पे चले जाइए तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो वो होता है लेंथ होती है वो बहुत अच्छी खासी होती है, क्योंकि सनलाइट भी बहुत अच्छी मिलती है उस सदर्न बेल्ट में। तो इसलिए उनकी हाइट जो है 60 मीटर तक हो जाती है। अप टू 60 मीटर तक आपको लेंथ देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आपको यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टाइप से देखा जाए तो क्या है, आपको टेम्परेचर की बात कर लें, फिर फोटो पीरियड की बात कर लें। अभी अभी हमने बात किया कि सनलाइट जिस टाइप की होगी उसी टाइप से ग्रो करते हैं आपके प्लांट। अब जैसे देखिए, एक तो आप कोस्टल रीजन पे जाएंगे तो वहां पे क्या है, वो पूरा 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। परसिपिटेशन की भी बात इसी में कर लेते हैं कि वहां पे जिस टाइप की रेनफॉल होगी, जैसे हम देखें कि कोस्टल रीजन पे 200 सेंटीमीटर अप्रॉक्स 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से वहां पे क्या होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। दूसरी चीज तो वाटर मिल गया ग्रो करने के लिए प्लांट को। दूसरी चीज वहां पे डायरेक्ट फोटो पीरियड यानी सनलाइट वहां पे मिल ही रहा है, क्योंकि वो क्या है, वो आपके ट्रॉपिक इक्वेटर लाइन के करीब है। 8 डिग्री 4 मिनट से ही स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो अगर देखा जाए तो क्या है, फोटो पीरियड अच्छा मिलता है, सनलाइट अच्छी मिलेगी। तो सनलाइट अच्छी मिले एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या होता है, एक तो वो कोस्टल रीजन फर्टाइल है, आप ये भी ध्यान रखिए उसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तभी तो वहां पे स्पाइस के कल्टीवेशन बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो वहां की फर्टिलिटी बड़ी अच्छी है। तो फर्टिलिटी होने की वजह से उसको ग्रो करने के लिए एक तो फर्टिलाइजर मिल जा रहा है, दूसरा कि प्रेसिपिटेशन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना। प्रेसिपिटेशन मतलब बौछार पड़नी, इसका मतलब समझते रहिएगा, रेनफॉल होना। प्रेसिपिटेशन अगर अच्छा हो रहा है तो वो भी उसको ग्रो कराने में हेल्पफुल होगा। दूसरा, फोटो पीरियड सन की लाइट वहां डायरेक्ट पड़ रही है तो वहां पे ये सन की लाइट मिलेगी तो जो पत्तियां हैं वो भोजन बना लेंगी, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ रेट बहुत तेज होता है। इसीलिए अप टू 60 मीटर एवरग्रीन फॉरेस्ट में अप टू 60 मीटर लेंथ की ट्रीज पाए जाते हैं या प्लांट्स पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अगर देखें तो किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर, वहां का फोटो पीरियड और वहां का प्रेसिपिटेशन, ये कहीं ना कहीं सभी हेल्पफुल होते हैं किसमें, आपके उस प्लेस के वेजिटेशन को ग्रो कराने में या उस प्लेस के वेजिटेशन को ग्रो ना कराने में। इन सभी चीजों का बहुत मायने रखता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर प्लेस का अगर हम फ्लोरा और फौना की बात करें तो उनके साथ साथ उनको इफेक्ट करने वाले जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, वो रिलीफ फीचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सभी उस पर इफेक्ट डालते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन पे। थैंक यू।